कम्युनिटी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। कोरोना का खतरा अभी भी बरकरार है, लिहाजा घर से आप जब भी निकले तो मास्क का इस्तेमाल जरूर करिए। और इसके लिए न्यूज 18 इंडिया हैशटैग भी चला रहा है, मास्क पहनो इंडिया। सावधानी इस वक्त सबसे बड़ा बचाव है। और इसी के साथ ही बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत हम करने जा रहे हैं। ये खबर आ रही है दिल्ली से, जहां पर केंद्रीय मंत्रिमंडल में जल्द फेरबदल की खबरों के बीच कई नेता दिल्ली पहुंच रहे हैं। न्यूज 18 के अमिताभ सिन्हा के मुताबिक 2019 के बाद जल्द ही पहली दफे कैबिनेट में फेरबदल हो सकता है। पीएम मोदी की कैबिनेट में अभी ही 53 मंत्री और 81 मंत्री तक हो सकते हैं और ऐसे में कई पद अभी खाली हैं। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है केंद्रीय मंत्रिमंडल में जल्द फेरबदल की। और इन खबरों के बीच कई नेता दिल्ली पहुंच रहे हैं। न्यूज 18 के अमिताभ सिन्हा वो चेहरे संभावित भी बताए जा रहे हैं कि वो कौन कौन हो सकते हैं। 2019 के बाद जल्द ही पहली बार कैबिनेट में फेरबदल हो सकता है। और अभी मोदी कैबिनेट में मंत्रियों की संख्या है 53, लेकिन कहा जा रहा है कि 81 मंत्री हो सकते हैं, यानी कि जो संख्या बल है वो बढ़ाया जा सकता है। ऐसे में कई पद खाली पड़े हुए हैं और उन पदों पर जल्द ही चेहरे आपको नए नजर आ सकते हैं। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर, पीएम की ड्रीम टीम के वो चेहरे कौन हो सकते हैं जिनमें एक बार फिर से वो जोश और जज्बा दिखेगा, जिसमें सबका साथ और सबका विकास की जो बात है वो दिखेगी। ऐसे में वो संभावित चेहरे कौन कौन से हो सकते हैं वो भी न्यूज 18 इंडिया आपको दिखा रहा है। लेकिन बड़ी तस्वीर ये कब तक साफ होगी, इसको लेकर लगातार जो जानकारियां आ रही हैं उसके मुताबिक ये कहा जा रहा है कि जो पहला रिशफल हो रहा है कैबिनेट में, इसमें कहा जा रहा है कि 81 मंत्री तक हो सकते हैं टोटल मिलाकर। और ऐसे में कई पद अभी भी खाली पड़े हैं। तो लगातार ये कहा जा रहा है कि वो चेहरे कौन से होंगे, वो संभावित चेहरे कौन से होंगे, उन चेहरों की एक सूची भी इस वक्त हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। तो मंत्रिमंडल में फेरबदल के तहत कई जो चेहरे हैं बीजेपी के, वो इस वक्त दिल्ली में मौजूद हैं। और दिल्ली में इस वक्त मोदी सरकार का जो सियासी पारा है वो जबरदस्त तरीके से हाई है। कई ऐसे चेहरे आपको नजर आने वाले हैं जिनमें लगातार ये कहा जा रहा था कि वो अपने आप में बहुत जबरदस्त दम रखते हैं, लेकिन उन्हें कोई अहम जिम्मेदारी अभी तक नहीं मिलती दिखी थी। और अब ये कहा जा रहा है कि वो उन बड़ी जिम्मेदारियों को निभाते हुए नजर आ सकते हैं, क्योंकि कैबिनेट विस्तार की जानकारी मिल रही है। और पणजी से नारायण राणे भी आज दिल्ली पहुंच रहे हैं। हालांकि रवाना होने से पहले उन्होंने कुछ नहीं कहा है। तो लगातार वो चेहरे जो इस वक्त दिल्ली पहुंच रहे हैं उनसे उम्मीद की जा रही है कि वो कुछ बात कहें, किसी तरह की क्या उन्हें जानकारियां मिल रही है, दिल्ली से कोई फोन पहुंचा है। इन तमाम खबरों के बीच पणजी से वो तस्वीर सामने आई जहां नारायण राणे आज दिल्ली पहुंच रहे हैं। हालांकि रवाना होने से पहले उन्होंने कुछ नहीं कहा है, लेकिन क्या उस दौर में वो भी नजर आने वाले हैं। जो कैबिनेट रिशफल हो रहा है ये भी अपने आप में महत्वपूर्ण है। और ऐसे में सिर्फ नारायण राणे नहीं, और भी कई चेहरे हैं जिन्हें हम सिलसिलेवार तरीके से तस्वीरों के जरिए आपको दिखाने जा रहे हैं। नहीं, उसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। मैं पहुँचने के बाद मुझे जानकारी मिलने के बाद मैं कहूँगा। उसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। मैं पहुँचने के बाद मुझे जानकारी मिलने के बाद मैं कहूँगा। और इस वक्त हमारे साथ हमारे दो रिपोर्टर्स लाइव जुड़ रहे हैं। विवेक जुड़ रहे हैं मुंबई से और अजीत जुड़े हुए हैं लखनऊ से। लखनऊ से अजीत, क्या खबर आ रही है कैबिनेट रिशफल के दरमियान? देखिए, बिल्कुल प्रीति, उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा सूबा है देश का और कहा जाता है कि दिल्ली का जीत का रास्ता यूपी से होकर जाता है। और यूपी में 2022 में विधानसभा चुनाव है, लिहाजा उत्तर प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों में जाति और क्षेत्र के आधार पर समीकरण बैठाए जा रहे हैं। अगर नामों की चर्चा करें तो अपना दल की अनुप्रिया पटेल, जो पिछली सरकार में स्वास्थ्य राज्य मंत्री थे, उन्हें जगह दी जाएगी क्योंकि वो कुर्मी चेहरे के तौर पर बड़ी नेता पूर्वांचल में मानी जाती है। दूसरा नाम है रीता बहुगुणा जोशी, जो प्रयागराज से सांसद है, उत्तर प्रदेश सरकार में भी कैबिनेट मंत्री रही है। बड़ा चेहरा
चेहरा है, बड़ा राजनीतिक रसूख रहा है, बैकग्राउंड भी उनका राजनीतिक रहा है। तीसरा नाम है सकलदीप राजभर, जो राजभर कोटे से उनको मंत्री बनाए जाने की बात है, क्योंकि जिस तरह ओम प्रकाश राजभर ने भाजपा का साथ छोड़ा और बीजेपी के लिए लगातार चुनौतियां खड़ी कर रहे हैं, तो बलिया से राज्यसभा सांसद है सकलदीप राजभर, उनको केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह दिया जाएगा। और पूर्वांचल के जो वोट बैंक है, राजभर वोट बैंक है, 70 सीटों पर जो बाहुल्य राजभर वोट बैंक है, उसको साधने की कोशिश की जाएगी। इसके अलावा वरुण गांधी का नाम है, इसके साथ ही आगरा के जो सांसद है एसपी बघेल का नाम, और सत्यदेव पचौरी जो आज सुबह 9 बजे की फ्लाइट से दिल्ली पहुंच चुके हैं, वो कानपुर से सांसद हैं। इसके पहले उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री थे और 2019 के लोकसभा चुनाव में उन्हें सांसद बतौर सांसद के प्रत्याशी के तौर पर लड़ाया गया था और वो सांसद का चुनाव जीते थे। तो ये वो चेहरे हैं जो उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं। नाम वरुण गांधी का भी है। तो ये जो समीकरण है वो इस आधार पर होगा प्रीति की 2022 में पूरब से लेकर पश्चिम तक कोई भी ऐसा चेहरा ना बचे जिसको लेकर विपक्ष सवाल खड़ा करे। यानी 22 के हिसाब से यहाँ चेहरे जो तैयार किए जा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में अलग अलग जो क्षेत्र हैं, वो चाहे अवध हो, पूर्वांचल हो, पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो, मध्य उत्तर प्रदेश हो, सब जगह से वो चेहरे शामिल किए जाएंगे और उसी आधार पर शामिल किए जाएंगे कि किसका कितना बड़ा वोट बैंक है। एससी चेहरा, ओबीसी चेहरा, ब्राह्मण चेहरा, सब ये सारी चीजों का समीकरण बैठाया जा रहा है और इसीलिए केंद्रीय मंत्रिमंडल में उत्तर प्रदेश से आधा दर्जन से अधिक चेहरों को जगह दी जाएगी, क्योंकि सामने 2022 का चुनाव और 6 महीने से 8 महीने के अंदर ही ये चुनाव होना है। प्रीति जी, और साथ ही विवेक का रुख कर लेते हैं। विवेक, नारायण राणे को हम सुन रहे थे, वो कुछ कह नहीं रहे हैं ये कैबिनेट रिशफल को लेकर, लेकिन वो नाम जरा बताइए जो महाराष्ट्र सामने आएंगे इस कैबिनेट रिशफल के दरमियान। प्रीति देखिए, अगर आपको बताया जाए तो महाराष्ट्र कोटे से 2 से 3 मंत्री जो हैं वो कैबिनेट रिशफल में उनका नाम सामने आ रहा है। हालांकि अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई कि कौन कौन लोग जा रहे हैं दिल्ली, लेकिन जो नारायण राणे हैं, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, गद्दावर नेता हैं और फिलहाल राज्यसभा से बीजेपी के सांसद भी हैं, उन्हें बाकायदा कल शाम फोन करके बोला गया था कि वो दिल्ली पहुंचे। जब ये फोन आया था तो उस समय नारायण राणे सिंधुदुर्ग में थे और जो नियरेस्ट एयरपोर्ट था गोवा का था, तो वो अपनी पत्नी के साथ आज गोवा पहुंचे हैं। गोवा पहुंचने के बाद 1:30 बजे की फ्लाइट से लेने के बाद वो 3:30 यानी कि अब वो दिल्ली पहुंच गई अपनी पत्नी के साथ। लेकिन प्रीति, सबसे ज्यादा अहम बात यह है कि नारायण राणे की बॉडी लैंग्वेज और अपनी पत्नी के साथ दिल्ली पहुंचना तो कहीं ना कहीं ये संकेत जरूर दे रहा है कि नारायण राणे को कुछ अच्छी चीजें या फिर कोई बड़े मंत्री पद की जगह मिल सकती है, क्योंकि अमूमन देखा जाता है कि जब कोई अच्छी चीज होती है तो लोग अपने परिवार के साथ जाते हैं। तो यही वजह है कि नारायण राणे अपनी पत्नी के साथ दिल्ली पहुंचे हैं। तो ये जो इंडिकेशन है वो कहीं ना कहीं साफ तौर पे दिखा रहा है कि नारायण राणे को उम्मीद है कि मोदी सरकार में जो कैबिनेट रिशफल हो रहा है उन्हें कोई अच्छा मंत्री पद का पदभार जरूर मिलेगा। बाकी के मंत्री महाराष्ट्र में कौन है, इसमें कोई भी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन बताया जा रहा है कि 2 से 3 महाराष्ट्र के बड़े जो सांसद हैं वो मोदी जी के कैबिनेट रिशफल में उनका नाम आ सकता है। जी, और साथ ही ये तस्वीरें और ये जानकारियां जो आप दे रहे हैं वो देते रहिएगा, लेकिन कैबिनेट में संभावित चेहरे कौन हो सकते हैं? सर्बानंद सोनोवाल का नाम सामने आ रहा है, नारायण राणे जिनके बारे में अभी विवेक बता रहे थे, अनुप्रिया पटेल का भी जिक्र किया जा रहा है अपना दल से, राजीव रंजन सिंह जेडीयू से कहा जा रहा है कि वो संभावित चेहरों में कैबिनेट में शामिल हो सकते हैं, आरसीपी सिंह भी शामिल हो सकते हैं और पशुपति कुमार पारस एलजेपी से वो शामिल हो सकते हैं। बीते दिन आपने देखा एलजेपी में कितना सियासी बवाल मचा था और इसमें रीता बहुगुणा जोशी का भी नाम सामने आ रहा है, वरुण गांधी का भी नाम सामने आ रहा है, सकलदीप राजभर बीजेपी से उनका भी नाम सामने आ रहा है, एसपी सिंह बघेल का भी नाम सामने आ रहा है। तो ये वो संभावित चेहरे हैं जिनको कहा जा रहा है कि इस बार कैबिनेट में जगह दी जा सकती है। न्यूज 18 के चंद्र कुमार का खबर है कि पशुपति पारस कल रात दिल्ली पहुंच गए हैं, जबकि आरपी सिंह आज ही आरसीपी सिंह दिल्ली पहुंचने की जानकारी उनके बारे में भी आ रही है। तो लगातार जो चेहरे दिल्ली पहुंच रहे हैं, पशुपति पारस को आप देख रहे हैं जो दिल्ली पहुंच चुके हैं। पशुपति पारस एलजेपी का वो चेहरा जिसमें एलजेपी के ये कहा जा रहा था कि एक अलग खेमे को खड़ा करने में उन्होंने बड़ी भूमिका निभाई है, उनके भी कहा जा रहा है कि इस रिशफल में शामिल होने की जगह मतलब बनाई जा रही है, उनके दिल्ली आने की खबर आ रही है। पशुपति पारस के बारे में कहा जा रहा है कि वो मंत्री पद की दावेदारी पर लगातार अपने निगाह बनाए हुए हैं और ऐसे में बीजेपी उन्हें जगह दे सकती है कैबिनेट रिशफल में। लेकिन चिराग पासवान ने इस पर क्या कहा है, ये सुनते हैं। देखिए, लोजपा कोटे की अगर आप बात करें तो हाँ, इस बात को हम लोगों ने हमेशा कहा है कि भैया लोक जनशक्ति पार्टी का केंद्र में हम लोग का गठबंधन रहा है और केंद्र में अगर आज की तारीख में
उस गठबंधन में अगर आप लोक जनशक्ति पार्टी का स्वरूप देखें तो उस पार्टी में एक ही सांसद है और वो लोक जनशक्ति पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान है। बाकी के 5 सांसदों को पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी द्वारा निकाल दिया जा चुका है। बट हाँ, अगर कोई ऐसा फैसला अगर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा लिया जाता है जहां पर किसी दूसरे गुट को अगर वो मान्यता देती है तो उसके बाद पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठेगी और उन लोग आगे का क्या फैसला होगा वो लिया जाएगा। चिराग पासवान कह रहे हैं चंद्रमोहन कि अगर किसी को जेपी कोटे से मंत्री बनाया जाता है तो वो सिर्फ चिराग पासवान है, लेकिन पशुपति नाथ पारस दिल्ली पहुंचे हैं। क्या खबर बिहार से? बिल्कुल, देखिए यह साफ हो गया है लगभग और यह तय भी हो गया है कि पशुपति कुमार पारस केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल होंगे। कल जब स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की जयंती मनाई जा रही थी उस समय केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का एक फ़ोन आया। हालांकि ये कहा जा रहा है कि वो फ़ोन रामविलास पासवान के जयंती के अवसर पर आया था, लेकिन जो मुझे जानकारी मिली है उसके मुताबिक जो पशुपति पारस हैं उनको फ़ोन कर दिल्ली आने को कहा गया और देर शाम यहाँ से पशुपति पारस दिल्ली पहुँच गए हैं। तो ऐसे में समझा जा सकता है कि पशुपति पारस को कहीं ना कहीं यह इशारा मिला है और यही वजह है कि पशुपति पारस दिल्ली पहुँचे हैं। तो वहीं आरसीपी सिंह जो जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो भी दिल्ली पहुँच गए हैं और 2-3 ऐसे नाम हैं जिनके पास फ़ोन आना अभी बाकी है और जैसे ही फ़ोन आएगा फिर ये लोग भी जेडीयू के कोटे से मंत्री बनने वाले नेता दिल्ली पहुंच जाएंगे। तो ऐसे में अब फोन कॉल का इंतजार हो रहा है, लेकिन इस बात पर जिस पर संशय पिछले मंत्रिमंडल का जब विस्तार हो रहा था, जब शपथ ग्रहण हो रहा था, उस समय यह कहा गया कि जेडीयू केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल नहीं होगा, तो वो अब साफ हो गया है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में जेडीयू शामिल हो रहा है और आरसीपी सिंह दिल्ली भी पहुंच गए हैं। बाकी नेताओं के पास फोन आना बाकी है, जिसके बाद जैसे ही फोन आएगा फिर नेता दिल्ली पहुंचेंगे और उसके बाद फिर शपथ ग्रहण कार्यक्रम जो बाकी नेता चंद्रमोहन, इन पर भी हम बात करेंगे आपसे। इधर ज्योतिरादित्य सिंधिया कुछ देर पहले दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं और इससे पहले उन्होंने उज्जैन में महाकाल मंदिर के दर्शन किए। उन्होंने कहा है कि उज्जैन दौरे के बाद वो अब दिल्ली जा रहे हैं। तो ये तस्वीरें उज्जैन में महाकाल के दर्शन से पहले मध्य प्रदेश की, और ऐसे में कहा जा रहा है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया दिल्ली पहुंचने से पहले उन्होंने कुछ ही देर पहले जो जानकारी आ रही है ये तस्वीरें हैं, उज्जैन में महाकाल मंदिर में दर्शन किए हैं। हाथ जोड़ते हुए वहां मौजूद जो पुजारी हैं, जो लोग हैं, उनको अभिनंदन करते हुए उन्होंने कहा कि उज्जैन दौरे के बाद वो अब दिल्ली जा रहे हैं। अगले हफ्ते दोबारा मैं दिल्ली जा रहा हूँ, दौरा समाप्त अगले हफ्ते दोबारा मैं दिल्ली जा रहा हूँ, दौरा समाप्त। और कैबिनेट फेरबदल पर इस वक्त की बड़ी खबर जानने के लिए यतेंद्र का रुख कर लेते हैं। यतेंद्र, इस वक्त कैबिनेट विस्तार को लेकर बड़ी खबर क्या है? देखिए, बड़ी खबर यही है कि जो पहले माना जा रहा था 7 जुलाई, लेकिन न्यूज 18 इंडिया ने सबसे पहले खबर ब्रेक की कि 8 जुलाई को सुबह 10:30 बजे मोदी मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। और अभी मैं सर्बानंद सोनोवाल जो असम के पूर्व मुख्यमंत्री हैं वो भी दिल्ली में पहुंच गए हैं, यानी कि उनको भी फोन गया है, उनको केंद्रीय मंत्रिमंडल में यानी कि मोदी मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी और वो दिल्ली, जो उनका दिल्ली आवास है, वो यहाँ पर पहुंच गए हैं। अब से कुछ देर पहले ही पहुंचे हैं। यानी साफ है कि जो जिन जिन लोगों को फोन जा रहा है, जिन जिन लोगों को मोदी मंत्रिमंडल में जगह मिलनी है, उनका दिल्ली पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया। मध्य प्रदेश से ज्योतिरादित्य सिंधिया निकल चुके हैं, बिहार से जिन नेताओं को फोन किया वो दिल्ली आ चुके हैं और ऐसे तमाम उत्तर प्रदेश की बात करें, उत्तर प्रदेश से भी कुछ लोगों को फोन जा चुका है, वहां से भी मंत्रिमंडल में उनका भी नाम है। तो ऐसे जो जो नेता हैं वो लगातार उनका दिल्ली पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया और परसों सुबह 10:30 बजे यानी कि 8 जुलाई को 10:30 बजे मोदी मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाएगा। जी। तो लगातार ये जो जानकारी आप दे रहे हैं उसमें सबसे बड़ा और अहम चेहरा कौन होने जा रहा है यतेंद्र? देखिए, बड़े चेहरे पर तो सर्बानंद सोनोवाल का नाम भी है, क्योंकि माना यही जा रहा था कि उनको असम के जब मुख्यमंत्री से उन्होंने रिजाइन दिया तो नॉर्थ ईस्ट से एक बड़ा चेहरा रहेगा और उस नाते सर्बानंद सोनोवाल को इस मंत्रिमंडल में जगह दी जाएगी। कैबिनेट मिनिस्टर थावरचंद गहलोत ने रिजाइन दे दिया, उनको अब कर्नाटक का राज्यपाल नियुक्त कर दिया गया है। और भी कई ऐसे चेहरे हैं जिसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया बड़ा नाम है, वो इस मंत्रिमंडल में शामिल होंगे। इसके अलावा और भी कई ऐसे चेहरे हैं जो शामिल होंगे। आज शाम को बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा हिमाचल दौरे से दिल्ली वापस लौटेंगे और उसके बाद माना जा रहा है कि देर रात
या कल सुबह जो जो संभावित चेहरे हैं उनको एक एक करके वो अपने यहाँ चाय पर बुलाएंगे। उस दौरान बीजेपी के संगठन महामंत्री बीएल संतोष भी रहेंगे, उन सभी नेताओं से मिलेंगे और जो कुछ माना जा रहा है कि 5 से 7 मंत्रियों को इस मंत्रिमंडल से छुट्टी उनकी की जाएगी, तो उनको भी बुलाकर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और संगठन महामंत्री बीएल संतोष के द्वारा बताया जाएगा और बाकी के जो संभावित चेहरे हैं उनको भी बताया जाएगा, जिससे परसों सुबह 10:30 बजे उनको औपचारिक तौर पर राष्ट्रपति भवन में प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी में राष्ट्रपति के द्वारा शपथ दिलाई जाएगी। जी और साथ ही साथ मैं अभी रुक कर लेती हूँ, इस वक्त हमारे साथ अजीत भी बने हुए हैं। अजीत, लखनऊ से वो बड़े चेहरे कौन से हैं जो दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं या होने वाले हैं? देखिए, बिल्कुल अनुप्रिया पटेल का कहा जा रहा है कि वो दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं और अपना दल की वो सांसद है और बड़ी चेहरे हैं, एक बड़े नेता के तौर पर पूर्वांचल में उनको देखा जाता है। सोनेलाल पटेल की बेटी रही। इसके अलावा सत्यदेव पचौरी जो कानपुर के सांसद हैं, वो आज सुबह की फ्लाइट से दिल्ली जा चुके हैं। इसके साथ ही सकलदीप राजभर ऑलरेडी दिल्ली में है, जो राज्यसभा सांसद है और बलिया से आते हैं। तो ये सब चेहरे वहीं पर मौजूद हैं, लेकिन अभी रीता बहुगुणा जोशी की जो लोकेशन है वो अभी ट्रेस नहीं हो पाई, लेकिन कहा जा रहा है कि वो भी ऑन द वे है, वो भी दिल्ली की तरफ रुख कर चुकी हैं। लेकिन इसके अलावा एसपी सिंह बघेल हो, वरुण गांधी हो, जो नेता हैं, वो इस बात का इंतजार करें कि जैसे ही उनको फोन आएगा वैसे वो यहां से दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे, क्योंकि एसपी सिंह बघेल अभी आगरा में है। लेकिन जो हमारे पास खबर है कि आरटीपीसीआर इन नेताओं ने अपने आरटीपीसीआर की जो टेस्ट है उसको करा लिया है, क्योंकि जब शपथ होगा प्रीति तो सबसे पहले यही रिपोर्ट देखी जाएगी कि आपका आरटीपीसीआर रिपोर्ट निगेटिव है कि नहीं निगेटिव है। तो उत्तर प्रदेश से आधा दर्जन से अधिक चेहरे शामिल होने हैं और अलग अलग क्षेत्रों से शामिल होने, पूर्वांचल से, बुंदेलखंड से, जो प्रयागराज का इलाका है वहां से, इसके अलावा जो आगरा का इलाका यानी पश्चिमी उत्तर प्रदेश है वहां से शामिल होंगे। तो इन सभी लोगों को लगभग जो सूत्र बता रहे हैं कि कुछ लोगों को कॉल्स आई है और कुछ लोगों को कॉल आना बाकी है, लेकिन उन्हें इंडिकेशन जरूर दे दिया गया है कि आप अपनी तैयारी रखिए। तो जिसमें से 2 से 3 चेहरे हैं, जो अनुप्रिया पटेल, सत्यदेव पचौरी, इसके साथ ही सकलदीप राजभर, ये ऑलरेडी दिल्ली में है। इसके अलावा और जो नेता हैं वो धीरे धीरे दिल्ली की तरफ रुख कर रहे हैं। प्रीति जी, विवेक हमारे साथ बने हुए हैं। विवेक, किन खास बातों को इस कैबिनेट फेरबदल के दरमियान सबसे ज्यादा अहमियत दी गई है? विवेक, प्रीति अपना सवाल फिर से दोहराएं। विवेक, सवाल ये कि ये जो रेशफल हो रहा है इसमें कौन सी सबसे बड़ी बातें हैं जिनको ध्यान में रखकर फेरबदल किया जा रहा है, क्योंकि कैबिनेट 2019 के बाद पहली दफा ऐसा मौका है जिसमें फेरबदल किया जाने के बारे में सोचा गया है। बिल्कुल सही प्रीति, आपने देखिए यही वजह है कि जो प्रधानमंत्री मोदी ने बाकायदा सबके रिपोर्ट कार्ड मंगवाए हैं। बाकायदा रिपोर्ट कार्ड मांगने के बाद ही ये फैसला लिया जाएगा कि इनको कैबिनेट में रखना है और किनको नहीं रखना है। यही वजह है कि देश की तमाम जगह पर जितने भी सांसद हैं उनके बाकायदा वहाँ पर दिल्ली बुलाया जा रहा है, ताकि ये तय हो पाए कि कौन से मंत्रालय किसको मिलेगा। महाराष्ट्र में जैसे मैंने बताया कि 3 नाम सामने आ रहे हैं, जिनमें सबसे बड़ा नाम नारायण राणे का है, जो नारायण राणे पहले ही अपनी पत्नी के साथ दिल्ली पहुंच चुके हैं। 2 नाम और हैं और 2 नामों में बताया जा रहा है कि एक जो है वो महिला सांसद है, हालांकि नाम की पुष्टि भी नहीं हो पाई है और महिला सांसद ने भी साफ तौर पे कह दिया कि अभी तक उनके पास फोन नहीं आया है। अगर फोन आता है या फिर उन्हें मोदी जी की गवर्नमेंट उन्हें मौका देती है तो हर हाल में दिल्ली जाके वो जनता की सेवा जरूर करेंगे। तो जिस तरह से पूरा ओवरऑल देखा जाए तो यूपी, बिहार, अलग अलग जगह से लोगों को बुलाए जा रहे हैं। महाराष्ट्र में 3 बड़े नाम हैं जिन्हें बुलाया जा रहा है। उनमें से पहला नाम क्लियर हो चुका है, नारायण राणे अपनी पत्नी के साथ गोवा से निकले हैं और दिल्ली पहुंच चुके हैं और उनका नाम लगभग तय है, क्योंकि जिस तरह से उनकी बॉडी लैंग्वेज और जिस तरह से वो मीडिया से बात कर रहे हैं, उनका साफ तौर पे कहना है कि दिल्ली से फोन जरूर आया है और वो पहुंचने के बाद ही कुछ कर पाएंगे। लेकिन जब भी कोई अच्छी चीज होती है, मराठी में या महाराष्ट्र में होता है, जब भी कोई बड़ी चीज होती है तो लोग अपनी पत्नी और अपने परिवार को साथ लेके पहुंचते हैं। यही मामला है कि नारायण राणे अपनी पत्नी के साथ दिल्ली पहुंचे हैं, तो कहीं ना कहीं जो बॉडी लैंग्वेज और जो इंडिकेशन है वो साफ तौर पर जरा रही है कि नारायण राणे को मोदी की गवर्नमेंट में कोई बड़ा मंत्रालय मिलने वाला है। जी, और साथ ही एक और अहम खबर विवेक इस बीच आ रही है। वो खबर असम के पूर्व सीएम सर्बानंद सोनोवाल से संबंधित है। वो आज दिल्ली पहुंच गए हैं। सोनोवाल गुवाहाटी से दिल्ली पहुंचे हैं। तो ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। सोनोवाल वो चेहरा जो सबसे ज्यादा अहम इस वक्त है, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री हैं असम के और उनके बारे में जानकारी है कि वो दिल्ली पहुंचे हैं। सीएम सर्बानंद सोनोवाल भी आज दिल्ली पहुंच गए हैं। सोनोवाल गुवाहाटी से दिल्ली पहुंचे हैं, जिसकी तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। यतेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। यतेंद्र, अभी मोदी सरकार में मंत्रियों की संख्या 53 है, जिनमें आप कह रहे हैं कि कुछ चेहरे ऐसे भी होंगे उनकी छुट्टी होगी, लेकिन सर्बानंद सोनोवाल का नाम उनमें क्यों अहमियत रखता है, इस बारे में बताइए।
देखिए, अगर सर्बानंद सोनोवाल की बात करें, असम के पूर्व मुख्यमंत्री और नॉर्थ ईस्ट का प्रतिनिधित्व करते हैं, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट काफी भारत की दृष्टि से देखेंगे, देश की दृष्टि से देखेंगे तो काफी इंपोर्टेंस होती है। और इस बार जो चुनाव लड़ा गया था, उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया था, लेकिन हालांकि जो समीकरण बने और जो केंद्रीय नेतृत्व बीजेपी का, उसकी सहमति के बाद वहां पर हेमंत बिस्वा शर्मा को मुख्यमंत्री बनाया गया। और संगठन की बात के साथ सर्बानंद सोनोवाल ने इस्तीफा दिया, तो उसके बाद उनको यही बताया गया था कि जल्दी उनको मोदी मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा, कैबिनेट मिनिस्टर का उन्हें दर्जा दिया जाएगा, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं। और यह शायद यही कारण है कि सर्बानंद सोनोवाल यहां पर पहुंच गए। आपने देखा कि उनका सामान भी अंदर चला गया है, सर्बानंद सोनोवाल अपने घर में बैठे हैं। और जिस तरह से इंपोर्टेंस अगर पूरे नॉर्थ ईस्ट की देखें तो उससे माना जा रहा था कि सर्बानंद सोनोवाल इसके लिए उपयुक्त चेहरा है, जिस तरह से उन्होंने काम किया। और अब जबकि वो यहां पर पहुंच गए हैं तो माना यही जा रहा है कि उनको मोदी मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी, कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा मिलेगा, और इसी वजह से वो यहां पर अब आ चुके हैं। जी, और साथ ही साथ ये जो तस्वीरें लगातार हमारे सामने आ रही है, वो नेता जो दिल्ली पहुंच रहे हैं, खास तौर पर एक जो बड़ा ओवरव्यू समझ आ रहा है इस कैबिनेट फेरबदल के दरमियान, जो संभावित नाम सामने आ रहे हैं, जिनके बारे में जानकारियां मिल रही हैं कि वो दिल्ली पहुंच गए हैं, उनमें युवा चेहरे, और जिन राज्यों में चुनाव में जाना है वहां से खास तौर पर युवा चेहरों को मौका दिया गया है। और इस वक्त हमारे साथ चंद्रमोहन बने हुए हैं। चंद्रमोहन, सबसे बड़ा जो नाम इस वक्त बिहार की सियासत से आ रहा है, वो बीते दिनों चरम पर रही सियासत एलजेपी के पशुपतिनाथ पारस का, वो नाम कहा जा रहा है कि आज के दिन महत्वपूर्ण जानकारियां लेकर सामने आ रहा है। उनके अलावा कौन कौन से चेहरे हैं बिहार से? बिल्कुल, देखिए, पशुपति पारस के अलावा अगर हम जेडीयू की बात करें तो जेडीयू की तरफ से दो महत्वपूर्ण चेहरे हैं, जिसमें जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह हैं, तो वहीं दूसरी तरफ मुंगेर के सांसद राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह हैं, जिन दो आदमियों का केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह मिलना एक तरह से तय माना जा रहा है। और वहीं एक सीट और इन लोगों को मिल रहा है, जो राज्य मंत्री का दर्जा मिलेगा। राज्य मंत्री में 4 ऐसे नाम हैं, जिसमें संतोष कुशवाहा हैं, उसके अलावा कामत जी हैं, और उसके अलावा चंद्रेश्वर चंद्रवंशी हैं, जिनको माना जा रहा है कि इन लोगों में किसी एक को राज्य मंत्री का दर्जा मिल सकता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसके अलावा बीजेपी के 2 ऐसे नेता हैं जिनका नाम चर्चा में है। एक बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री हैं सुशील कुमार मोदी, जो बिहार में फाइनेंस मिनिस्टर रहे हैं, वन मंत्री रहे हैं, और साथ ही जीएसटी काउंसिल के अध्यक्ष भी रहे हैं। और साथ ही जो बिहार के बीजेपी के अध्यक्ष हैं संजय जायसवाल, उनका भी नाम सामने आ रहा है। तो बिहार के ये वो चेहरे हैं, हो सकता है कि इनको भी मोदी मंत्रिमंडल में जगह मिल जाए, लेकिन अभी इनके पास फोन नहीं आया है। 2 ऐसे नाम हैं जिनके पास फोन आ चुका है, और वो लोग दिल्ली भी पहुंच चुके हैं, जिसमें पशुपति पारस एलजेपी की ओर से हैं, तो वहीं जेडीयू की ओर से आरसीपी सिंह, जो जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, ये दोनों लोग दिल्ली पहुंचे हुए हैं। और इसी मुद्दे पर चंद्रमोहन, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने क्या कहा है, वो भी सुन लेते हैं। रक्षा मंत्री जी, क्या जल्दी विस्तार हो रहा है, कैबिनेट में विस्तार हो रहा है? अभी इस संबंध में मैं कुछ नहीं कह सकता। रक्षा मंत्री जी, क्या जल्दी विस्तार हो रहा है, कैबिनेट में विस्तार हो रहा है? अभी इस संबंध में मैं कुछ नहीं कह सकता। और वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने मंत्रिमंडल फेरबदल के सवाल पर क्या कहा, वो भी आपको सुनवाते हैं। आपको इन्फॉर्म करने वाला, जो उचित लोग हैं वही इस पे आपको कोई जानकारी दे पाएंगे। यतेंद्र हमारे साथ बने हुए लगातार। यतेंद्र, इस वक्त की बड़ी खबर क्या है कैबिनेट फेरबदल पर? देखिए, बिल्कुल कैबिनेट फेरबदल की बात करेंगे तो तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। संगठन महामंत्री बीएल संतोष की तरफ से जो संभावित उम्मीदवार हैं उनको फोन जाना शुरू हो गया। उनको संगठन महामंत्री की तरफ से कॉल जा रहे हैं कि वो जल्द से जल्द दिल्ली पहुंचें, क्योंकि बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज हिमाचल का जो उनका 3 दिन का प्रवास था वो खत्म करके देर शाम तक दिल्ली आ जाएंगे। और माना जा रहा है कि देर रात या कल सुबह से जेपी नड्डा उन सभी संभावित उम्मीदवारों से बात करेंगे, उन्हें चाय पर बुलाएंगे, चर्चा करेंगे और मोदी मंत्रिमंडल के बारे में चर्चा करेंगे। और उसके बाद माना जा रहा है कि अगले दिन मोदी मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। और सूत्रों के मुताबिक राष्ट्रपति भवन में भी हलचलें बढ़ गई हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से राष्ट्रपति भवन में मोदी मंत्रिमंडल को लेकर समय को बता दिया गया है, जिसके हिसाब से राष्ट्रपति भवन में तैयारियां चल रही हैं। और खास बात यह है कि जिन जिन लोगों को फोन गए हैं उन्होंने दिल्ली आना शुरू भी कर दिया है। गोवा से सीधे नारायण राणे दिल्ली पहुंचने वाले हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया पहुंचने वाले हैं। इसके अलावा यूपी से भी 2-3 नाम ऐसे हैं जो दिल्ली की तरफ चल चुके हैं। और इसके अलावा
अलावा सर्बानंद सोनोवाल जो असम के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं वो दिल्ली पहुंच गए हैं। यानी कि जो संभावित उम्मीदवार हैं उनका अब दिल्ली पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। बीएल संतोष जो राष्ट्रीय संगठन महामंत्री हैं बीजेपी के, वो खुद कमान संभाले हुए हैं, वो खुद फोन कर रहे हैं बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के निर्देश पर, क्योंकि बीजेपी अध्यक्ष नड्डा अभी बाहर है और देर शाम तक वो दिल्ली पहुंचेंगे। तो जैसे ही वो दिल्ली आएंगे तो इन सभी उम्मीदवारों से, जो एक परंपरा रही है कि जब भी मंत्रिमंडल का विस्तार होता है तो बीजेपी अध्यक्ष खुद उन उम्मीदवारों से मिलते हैं, उनको चाय पर बुलाते हैं, उनसे चर्चा करते हैं और उसके बाद अगले दिन मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाता है। तो उसी परिपाटी को फॉलो करते हुए यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जेपी नड्डा जो अध्यक्ष हैं वो बाहर है, तो उनकी गैरहाजिरी में राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष एक एक करके सभी को फोन कर रहे हैं और वो कैंडिडेट्स जो उम्मीदवार हैं मोदी मंत्रिमंडल के विस्तार के, वो भी अब दिल्ली आना शुरू हो चुके हैं और माना यही जा रहा है कि कल सुबह से बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा इन सभी उम्मीदवारों से मिलना शुरू करेंगे। तो कौन बनेगा मंत्री? बजने लगी है फोन की घंटी। हम सीधे रुक कर लेते हैं विवेक का। विवेक, महाराष्ट्र से वो नाम बताइए जिनके घरों में फोन की घंटी पहुंच गई है या पहुंचने को है दिल्ली पहुंचने के लिए। देखिए, जो सबसे पहली जो फोन कॉल आया है वो राज्यसभा सांसद नारायण राणे को आया। नारायण राणे को ये फोन सुबह ही आए थे और बताया जा रहा है कि जब ये फोन आया था तो नारायण राणे अपने क्षेत्र सिंधुदुर्ग में थे, अपने परिवार के साथ थे। तो जो नियरेस्ट एयरपोर्ट था वो गोवा था, इसलिए वो अपनी पत्नी के साथ पणजी पहुंचते हैं और गोवा से 1:30 बजे की फ्लाइट लेते हैं और 3:30 बजे मुंबई लैंड होते हैं। 2 और नाम है। हालांकि न्यूज 18 इंडिया ने जब उन दोनों मंत्रियों से बात की, जो दोनों सांसदों से बात की, उन्होंने कहा कि अभी तक उनके पास कोई भी फोन कॉल दिल्ली से नहीं आया है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि पूरे महाराष्ट्र में 2 से 3 सांसद ऐसे हैं जिन्हें दिल्ली से फोन आ सकता है और ये जो 3 लोग हैं वो मोदी गवर्नमेंट के जो कैबिनेट एक्सपेंशन है उसमें शामिल हो सकते हैं। एक महिला सांसद है और 2 पुरुष सांसद हैं, जिनमें से नारायण राणे का नाम क्लियर हो चुका है। नारायण राणे अपनी पत्नी के साथ दिल्ली पहले ही पहुंच चुके हैं। बाकी जो महिला सांसद है उनका साफ तौर पर कहना है कि अभी तक उनके पास कोई कॉल नहीं आया है। अगर कॉल आता है तो देश की सेवा के लिए बिल्कुल तैयार है। ठीक है, आप सभी हमारे साथ लगातार बने। इस कारण आने का आज कोई अरे विशेष देखिए, एक बात देखो, विशेष कुछ होगा तो जरूर बताएंगे। आपको कोई छुपा सकते हैं क्या? कुछ बात छुपा नहीं सकते। कुछ वक्त मुझे दो, मैं आपसे बात करूँ। मेरे को अपने घर पे तो जान दे, उसके बाद मैं बोलूँ। केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह मिल रही है। आपका भी नाम है जो नाम है तो कंफर्मेशन होने देना। कॉल नहीं। प्रधानमंत्री से मिलने जाएंगे? प्रधानमंत्री से मिलने पीछे देख के भैया, पीछे देख के साइड। मैं बाद में बोलूंगा। तो नारायण राणे को आप सुन रहे थे। अभी तक बहुत ही ऐसे शब्दों का इस्तेमाल वो कर रहे हैं जिसके जरिए किसी भी तरह का आकलन उनके दिल्ली पहुंचने को लेकर ना किया जा सके। लेकिन लगातार जो चर्चाएं हैं, जो कयास लग रहे हैं उनके दिल्ली पहुंचने के दरमियान, ये कहा जा रहा है कि कैबिनेट में संभावित चेहरों में नारायण राणे का नाम शामिल है और इसीलिए वो दिल्ली पहुंच रहे हैं। और ये तस्वीरें, ये लाइव तस्वीरें आपको हमने दिखाई है नारायण राणे की। वो जब वहां पणजी से निकल रहे थे तब भी उनसे मीडिया ने पूछा, तब भी उन्होंने कोई सीधा सीधा जवाब नहीं दिया कैबिनेट फेरबदल में अपनी भूमिका को लेकर। और यहाँ पर भी उनसे जब ये सवाल किया गया तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। विवेक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विवेक, पत्ते नहीं खोल रहे हैं नारायण राणे, कुछ भी नहीं कह रहे हैं कि पूरी तस्वीर साफ होने दीजिए, उसके बाद ही कोई राय रखी जाएगी। बिल्कुल सही कहा प्रीति आपने। देखिए, कोई भी मंत्री, सिर्फ नारायण राणे की बात नहीं कर रहे हैं, बाकी जो महाराष्ट्र के 2 और सांसद है वो भी अपने पत्ते नहीं खोल रहे हैं, वो ठीक से बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन बाकी के अगर हम यूपी, बिहार, जितने भी जो लोग, जो सांसद जो दिल्ली पहुंच रहे हैं, कोई भी खुलकर ये नहीं बोल रहा है कि आखिरकार उन्हें कौन सा मंत्रालय मिलने वाला है या फिर उन्हें कोई ऑफिशियली फोन कॉल आया भी है या नहीं। यही वजह है कि नारायण राणे जब सुबह गोवा से निकले थे तब भी मीडिया से बातचीत उन्होंने की थी और हमने सवाल भी पूछा था कि आखिरकार उन्हें कब फोन आया, दिल्ली क्यों जा रहे हैं। उनका साफ तौर पे कहना है कि सब दिल्ली जा रहे हैं, किस वजह से जा रहे हैं उसका खुलासा नहीं करेंगे और जल्दी खुशखबरी देंगे। लेकिन जिस तरीके से मैंने आपको पहले ही बताया था कि जिस तरीके से अपने परिवार के साथ दिल्ली पहुंचते हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी बॉडी लैंग्वेज और उनका इंडिकेशन ये क्लियर है कि उन्हें मोदी गवर्नमेंट में कैबिनेट एक्सपेंशन में कोई बड़ा मंत्रालय, बड़ा पद मिलने वाला है। इसलिए वो पूरे परिवार के साथ दिल्ली पहुंचे हुए हैं।
बाकी के जो 2 सांसद है महाराष्ट्र के, उन्होंने अपने पत्ते नहीं खोले हैं। उनका साफ तौर पे कहना है कि जब फोन कॉल आएगा तभी वो ऑफिशियली अपना नाम डिक्लेयर करेंगे। यानी कि ये साफ है कि महाराष्ट्र के कोटे से तकरीबन 2 से 3 सांसद जो हैं वो मोदी के जो कैबिनेट एक्सपेंशन हो रहा है उसमें वो शामिल हो सकते हैं। चलिए निगाह बना के रखिए विवेक, आप भी, साथी यतेंद्र आप भी, और अजीत, साथी चंद्रमोहन, आप सभी का जुड़ने के लिए शुक्रिया। और इसी के साथ ही एक और बड़ी खबर आ रही है जिसका रुख इस वक्त हम करने जा रहे हैं। बड़ी खबर पंजाब कांग्रेस में मची सियासी खींचतान से जुड़ी हुई है। पंजाब में बिजली पर जारी घमासान के बीच मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह आज दिल्ली पहुंचे हैं। न्यूज 18 के अरुण सिंह की खबर है कि शाम 5 से 6 बजे के बीच अमरिंदर सिंह सोनिया गांधी से मुलाकात कर सकते हैं। पहले दोपहर 3 से 4 बजे के बीच सोनिया गांधी और अमरिंदर की मुलाकात का समय बताया जा रहा था। और इस बीच खबर है कि दिल्ली में मौजूद नवजोत सिंह सिद्धू पटियाला लौट गए हैं। नवजोत सिंह सिद्धू समेत कई विधायकों ने कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है। कांग्रेस पार्टी ने पंजाब के इस विवाद को सुलझाने के लिए कमेटी का गठन किया था। कमेटी के सामने कैप्टन और सिद्धू पेश हो चुके हैं। और एक और बड़ी खबर आ रही है, एक और बड़ी खबर दिल्ली से, जहां न्यूज 18 के अरुण सिंह की खबर है कि राहुल गांधी 10 जनपद जाकर सोनिया गांधी से मुलाकात उन्होंने की है। कैप्टन की सोनिया गांधी से मुलाकात से पहले ये मुलाकात काफी अहम मानी जा रही है। राहुल से पहले प्रियंका गांधी ने भी सोनिया गांधी से मुलाकात की है। तो लगातार जो बड़ी खबर आ रही है पंजाब की सियासत से संबंधित, उसमें ये डेवलपमेंट बेहद अहम जानकारी ये आ रही है कि कैप्टन की सोनिया गांधी से मुलाकात से पहले राहुल गांधी ने सोनिया गांधी से मुलाकात करने की जानकारी आ रही है। और इन मुलाकातों के बीच आप ये समझ लीजिए कि किस तरह से अंतिम और निर्णायक फैसला आने की जो घड़ी है वो लगातार करीब आती जा रही है। और राज्य में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में अमरिंदर सिंह और सिद्धू के बीच ये कलह पार्टी को बड़ा नुकसान पहुंचा रही है। और सोनिया गांधी की चुनौती ये कि कैप्टन बनाम सिद्धू की जंग को कैसे शांत किया जाए। पंजाब कांग्रेस में मची सियासी खींचतान को लेकर कांग्रेस आला कमान टेंशन उनकी बढ़ी हुई है। अब सवाल ये कि क्या इस मुलाकात के बाद पंजाब की सियासी कलह खत्म होगी, और ये भी क्या पंजाब की कलह के सुलह का फॉर्मूला तैयार हो गया है। तो वो सुलह का फॉर्मूला क्या होगा, इस पर सबकी निगाहें हैं। न्यूज 18 के अरुण सिंह की खबर जो लगातार सामने आ रही है, खबर ये कि सोनिया गांधी से मिलने पहुंचे राहुल गांधी, और ये मुलाकात तब हो रही है 10 जनपद पर, जब जानकारी है कि कैप्टन अमरिंदर के साथ सोनिया गांधी की मुलाकात शाम के वक्त में होनी है। हमारे साथ 2 रिपोर्टर इस वक्त लगातार बने हुए हैं। सबसे पहले अरुण का परिचय करा दूं। अरुण हमारे साथ बने हुए हैं और अमित पांडे भी जुड़े हुए हैं। अरुण, आपकी खबर पर उसके मुताबिक अमरिंदर सिंह से पहले मुलाकात हो गई है राहुल गांधी और सोनिया गांधी की, इसके मायने क्या है? देखिए, पहले तो मैं आपको अपडेट देता हूं कि राहुल गांधी कुछ घंटे पहले 10 जनपद आए हैं। सोनिया गांधी का ये आधिकारिक आवास है, यहीं पर सोनिया गांधी रहती हैं। और राहुल गांधी लगभग 2.5 घंटे पहले यहाँ पर 3 घंटे पहले यहाँ पर पहुँचे हैं, तब से वो इसी घर में हैं। यानी अमरिंदर सिंह के साथ जो मुलाकात सोनिया गांधी की होने वाली है, इस बात की संभावना है कि राहुल गांधी भी उस मुलाकात में शामिल हो सकते हैं। उसके पहले जो इस पूरे घटनाक्रम में सबसे ज़्यादा बातचीत कर रही हैं, एक तरह से कैप्टन अमरिंदर सिंह और सोनिया गांधी और सिद्धू के बीच धुरी जो बनी हुई है, वो है प्रियंका गांधी वाड्रा। और प्रियंका गांधी सुबह से 2 बार 10 जनपद आ चुकी हैं और सोनिया गांधी से मुलाकात करके जा चुकी हैं। अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, अब से 2 मिनट पहले ही प्रियंका गांधी वाड्रा दूसरी बार लगभग आधा घंटा के लिए सोनिया गांधी के पास आई थी। उनसे मुलाकात करके वो अब थोड़ी देर पहले ही यहाँ से गई हैं। यानी प्रियंका गांधी वाड्रा, चूंकि नवजोत सिंह सिद्धू को पार्टी में लाने में सबसे बड़ी उनकी भूमिका थी, टर्म और कंडीशन क्या होगा, सिद्धू को भविष्य में कैसे यूटिलाइज किया जाएगा, ये सारी बातें उनसे ही हुई थी। और कांग्रेस पार्टी के नेता दबी जुबान से कहते हैं कि सिद्धू को सर पर चढ़ाने का काम प्रियंका गांधी वाड्रा ने ही किया था। उन्होंने ही सिद्धू से कहा था कि कैप्टन अमरिंदर सिंह की अब उम्र हो चली है, भविष्य आप हैं, यानी पंजाब में आने वाले दिनों में पार्टी आपके हाथों में जाएगी। और इसीलिए नवजोत सिंह सिद्धू उप मुख्यमंत्री पद पर तैयार नहीं है मानने के लिए, कैंपेन कमेटी के चेयरमैन पद पर मानने के लिए तैयार नहीं है। उनका सपना बड़ा है, वो मुख्यमंत्री पद का सपना देख रहे हैं और उसके लिए जरिया उनको प्रदेश अध्यक्ष ही एक दिखाई दे रहा है। क्योंकि जब चुनाव होगा, टिकट बटेंगे, ज्यादा संख्या में अपने समर्थकों को टिकट दिलवा पाएंगे, संगठन में रहेंगे। फिर जब मुख्यमंत्री चुनने की बारी आएगी तो उनके समर्थक विधायक ज्यादा होंगे। इस वक्त उनके साथ समर्थक विधायक नहीं है, सब कैप्टन अमरिंदर सिंह के लोग हैं ज्यादातर। और यही कमी उनको लग रही है कि अगर मुख्यमंत्री बनना है सूबे का, तो न सिर्फ टिकट बंटवारे में उनको से होना चाहिए, बल्कि ज्यादा से ज्यादा अपने लोगों को जिता के लाना पड़ेगा। ये बहुत बड़ा उनका सपना है, लेकिन कांग्रेस नेतृत्व क्या उनको उनके सपने को ज्यादा तवज्जो देना चाहता है? क्या
राहुल गांधी भी उतनी ही तवज्जो देना चाहते जितना प्रियंका दे रही है नवजोत सिंह सिद्धू को? ये बड़ा सवाल है, क्योंकि प्रियंका गांधी से बैठक के बाद नवजोत सिंह सिद्धू ने एक फोटो ट्वीट किया था। राहुल गांधी के साथ बहुत ही मुश्किल से उनकी मुलाकात हो पाई थी। प्रियंका के काफ़ी कहने के बाद जो सूत्रों की जानकारी है, राहुल मिलना नहीं चाहते थे। वो इसलिए कि जब तक किसी फार्मूले पर मुहर न लग जाए, सिद्धू मान न जाए, तब तक अगर उनके साथ फोटो खिंचा लें, बाद में किरकिरी से बचने के लिए राहुल ये चाहते थे कि एक फार्मूले पर सहमति बनने के बाद ही वो मिले। लेकिन प्रियंका गांधी की वजह से उन्होंने उनसे मुलाकात कर ली और आप देखिए अब तक कोई नतीजा नहीं निकला है। तो आज जो फाइनल बातचीत है कैप्टन अमरिंदर सिंह की, हो सकता है उसके बाद कोई एक बीच का रास्ता निकले, क्योंकि सोनिया गांधी का रसूख पार्टी में अभी भी सबसे ज्यादा है और वो दोनों पक्षों को थोड़ा बहुत झुका करके दोनों को मनवा सकती है। तो सोनिया गांधी के घर के बाहर से आप लगातार लाइव पहुंचा रहे हैं और अब सीधे रुक कर लेते हैं अमित पांडे का, वो भी हमारे साथ दिल्ली से ही जुड़े हुए हैं। अमित, सुलह का फॉर्मूला क्या हो सकता है? देखिए, सबसे पहले हम आपको तस्वीरों के जरिए यहाँ पर दिखा रहे हैं। कपूरथला हाउस हम मौजूद हैं और यहाँ पर कपूरथला हाउस में थोड़ी देर पहले कैप्टन अमरिंदर सिंह आए हैं और वहाँ पर रुके हुए हैं। हमने कैप्टन अमरिंदर सिंह के सपोर्टर से बात की और राजकुमार विरका से हमने बात की। उनका यही कहना था कि सोनिया गांधी के दरबार में बात आ चुकी है, इशू पहुँच चुका है, बैठकों का दौर खत्म हो चुका है। आज यह अंतिम मुलाकात होगी कैप्टन अमरिंदर सिंह और सोनिया गांधी के बीच और उसके बाद जो पूरा विवाद चल रहा है वो समाप्त हो जाएगा। और मुद्दे क्या क्या हैं? कैप्टन अमरिंदर सिंह कैंप के मुताबिक कि कैबिनेट रिशफल है, प्रदेश नेतृत्व है, इसके अलावा जो सुझाव सिद्धू ट्वीट के माध्यम से दे रहे हैं उन सुझावों को भी संज्ञान में लिया जाएगा। कुल मिलाकर विवाद की समाधान की ओर यह अंतिम बैठक है और इसके बाद बेहद सकारात्मक घोषणा की या हम एक कह सकते हैं कि पॉजिटिव रिस्पांस की उम्मीद कर सकते हैं। तो कैप्टन जो कैंप है ये पूरी तरीके से आश्वस्त है और लग रहा है कि आज सोनिया गांधी के से मुलाकात के बाद, कैप्टन की मुलाकात के बाद सारा विवाद खत्म हो जाएगा और पार्टी एक अलग दिशा में काम करेगी, नई दिशा में नई एनर्जी के साथ काम करेगी। तो अमित, आपने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही। आपने कहा जो फैसला होगा वो सकारात्मक होगा, लेकिन वो सकारात्मक कौन से पक्ष के लिए होगा? क्योंकि इस वक्त कांग्रेस के सियासी पारे में दो खेमे हैं। अगर पंजाब की सियासत से हम समझे, कैप्टन अमरिंदर का खेमा और दूसरा है नवजोत सिंह सिद्धू का खेमा। और ऐसे में सुलह का फॉर्मूला किसके पक्ष में सकारात्मक होगा, ये बहुत अहम होगा। और वो भी हम उस राज्य की बात कर रहे हैं जहां पर अगले साल विधानसभा चुनाव हैं और ऐसे में जो कैडर है उसका मोराल इस पूरे घटनाक्रम से कितना प्रभावित हो रहा होगा, ये भी अपने आप में बेहद अहम है। अरुण हमारे साथ बने हुए हैं। अरुण, सकारात्मक होगा, लेकिन किस पक्ष के लिए सकारात्मक होगा और उस पर पंजाब कांग्रेस की सियासत पर कितना फर्क पड़ सकता है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस आलाकमान जल्दी से जल्दी समझौता कराने के मूड में है, लेकिन दिक्कत ये हो रही है कि संतुलन नहीं बन पा रहा है। नवजोत सिंह सिद्धू सेल्फ सेंट्रिक व्यक्ति हैं, वो अपने आप को एक कमरे में बंद कर लेते हैं, किसी से बात नहीं करते। और आप देखिए कि पूरी कमेटी उनसे इंतजार करती रह गई, उनके फोन कॉल को उठाएं, उनसे बात करें, उन्होंने कभी नहीं बात की। वो अड़े रहे कि सिर्फ गांधी परिवार से बात करेंगे। ऐसे व्यक्ति के साथ अगर आपको नेगोशिएट करना होता है कि जो किसी की बात नहीं सुनता, सिर्फ आला कमान की बात सुनता है, तो मुश्किल तो होती है। और अगर उसको पार्टी में लाना है तो कैप्टन अमरिंदर सिंह, जिनके पास ज़्यादा विधायक हैं, जिनका जन समर्थन ज़्यादा है, जिन्होंने अपने आप को प्रूव किया है, उनको दरकिनार करके, नाराज करके पार्टी क्या पंजाब में सरवाइव कर पाएगी, इसी मंथन के चलते फैसला नहीं हो पा रहा है। क्योंकि नवजोत सिंह सिद्धू को प्रियंका गांधी एक बड़ी भूमिका देना चाहती हैं। अध्यक्ष बनाने को लेकर राहुल गांधी ने भी कई मंत्रियों से सवाल पूछे थे, लेकिन उनके खिलाफ जो तर्क जाता है वो ये कि वो किसी की सुनते नहीं, किसी के कंट्रोल में नहीं आ सकते। हो सकता है कल को पार्टी में वो अपनी पार्टी के खिलाफ ही मोर्चा खोल दें। अमरिंदर सिंह के खिलाफ उन्होंने मोर्चा खोला हुआ है। अध्यक्ष अगर उनको बना दिया, आपने चुनाव में पार्टी को जाना है, तो सुखबीर बादल के, आम आदमी पार्टी के, बीजेपी के सवालों और आरोपों का जवाब देने के बजाय कैप्टन को रोज नवजोत सिंह सिद्धू के आरोपों का जवाब देना पड़ेगा। ये मुश्किल हालात हो जाएंगे अपनी ही पार्टी में। और इसलिए चूंकि वो पूरे समय पंजाब में रहते नहीं, उनको मुंबई भी रहना होता है, उनको तमाम उनके पास काम है, तो पार्टी के कई नेता, प्रताप सिंह बाजवा ने कल कहा कि आप रातों रात किसी कर्नल को जनरल नहीं बना सकते। सरकार तो कोई चला लेगा, मंत्री तो किसी को बना दीजिए, लेकिन पार्टी का अध्यक्ष उसको बनाइए जिनका खून पसीना कांग्रेस पार्टी के अंदर बहता हो, जो मरने जीने के लिए तैयार हो पार्टी को, जो अनुभवी हो और कांग्रेस के लिए लॉयल हो। इन सारे पैमानों पर देखिए तो नवजोत सिंह सिद्धू खरा नहीं उतरते। और यही वजह है कि कैप्टन के साथ साथ जो कैप्टन के विरोधी भी हैं, प्रताप सिंह बाजवा, वो भी कहते हैं कि सिद्धू जैसे व्यक्ति को आप ये जिम्मेदारी नहीं दे सकते अध्यक्ष पद की। यानी
पार्टी के अंदर जो सीनियर लीडरशिप है वो काफ़ी अलग तरीके से इस मूव को देखेगी। और यही मुश्किल है सोनिया गांधी के लिए कि सिद्धू मुख्यमंत्री पद या कैंपेन कमेटी के लिए मान नहीं रहे, वो प्रदेश अध्यक्ष बनना चाहते हैं और प्रदेश अध्यक्ष वो बने, ये बात कैप्टन अमरिंदर सिंह को गंवारा नहीं। कैप्टन को नाराज करके सिद्धू को खुश रखना पार्टी के लिए अच्छी बात नहीं है, उसकी सेहत के लिए चुनाव से पहले, और इसीलिए मंथन हो रहा है कि कोई ऐसा तरीका निकल जाए जिससे ये संकट टाल दिया जाए। अरुण, ये आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही, इसमें आपने बताया कि किस तरह से अगर महत्वपूर्ण में एक और बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर कैबिनेट फेरबदल पर हलचल के बीच पशुपति पारस जेडीयू कोटे से मंत्री बन सकते हैं। न्यूज 18 के विक्रांत यादव की खबर है कि जेडीयू से पशुपति पारस को बनाया जा सकता है मंत्री। पारस के मुद्दे पर जेडीयू और बीजेपी में लगातार बातचीत जो चल रही थी उसके दरमियान ये महत्वपूर्ण जानकारी सामने आ रही है। पशुपति पारस जेडीयू कोटे से मंत्री बनाए जा सकते हैं। न्यूज 18 के विक्रांत यादव की यह खबर है। पशुपति नाथ पारस को लेकर पारस के मुद्दे पर जेडीयू और बीजेपी में बातचीत चल रही है और ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है कि कैबिनेट पे फेरबदल होना है, उसमें पशुपति नाथ पारस को जगह दी गई है और ये जगह दिए जाने को लेकर जानकारी ये कि जेडीयू कोटे से उन्हें मंत्री बनाया जा सकता है। विक्रांत, इस पर और क्या डिटेल? देखिए, इस मामले में जो हमें जानकारी मिल रही है सूत्रों से, क्योंकि पिछली बार आपको याद होगा कि नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू इसीलिए बीजेपी में शामिल नहीं हुई थी कि उनका ये कहना था कि उचित प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। तो पिछली बार एक कैबिनेट मंत्री की उन्हें जगह दी जा रही थी, वो इस पर तैयार नहीं हुए थे। तो इस बार जो बीजेपी तैयार का जो हमें सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि बीजेपी जेडीयू अध्यक्ष आरसीपी सिंह का नाम जैसे चल रहा था, वो कल से दिल्ली में थे। इसके अलावा कहा यह जा रहा था कि जेडीयू को इस बार 2 केंद्रीय मंत्रियों के पद मिल सकते हैं। तो बीजेपी का यह कहना है कि चूंकि अभी पशुपति कुमार पारस की पार्टी एलजेपी को लेकर के विवाद चल रहा है, तो वो किस पार्टी से किसके कोटे से मंत्री बनेंगे, तो ये जेडीयू के कोटे से ही उन्हें माना जा सकता है, क्योंकि जेडीयू के कहने पर उन्हें मंत्रिमंडल में शामिल किया जा रहा है। तो एक तरह से जेडीयू के मंत्री कैबिनेट मंत्री जो उनका जो कोटा होगा जेडीयू का, उसी में उनको माना जा सकता है। तो ये एक इंटरेस्टिंग बात सामने आ रही है कि किसके कोटे में आखिर वो मंत्री बनेंगे, क्योंकि उधर चिराग पासवान भी ये कह रहे हैं कि इस पार्टी से उन्होंने पार्टी से निकाल दिया, उनके खिलाफ कार्रवाई की है उनकी पार्टी ने, तो वो एलजेपी के कोटे से तो नहीं बन सकते, और अगर वो एलजेपी के कोटे से बनेंगे तो वो कोर्ट जाएंगे। तो इस बीच ये इस तरीके की खबर आनी, लेकिन क्या इसके लिए जेडीयू तैयार होगी, इन सब चीजों को लेकर के अभी भी बातचीत जारी है और कहा यह जा रहा है सूत्रों के जरिए कि बातचीत से मसले को सुलझा लिया जाएगा। तो ये तो चिराग पासवान के लिए जबरदस्त झटके वाली खबर है। और इस बीच पशुपति कुमार पारस के मंत्री पद की दावेदारी पर चिराग पासवान ने क्या कहा है, वो भी सुनिए। देखिए, लोजपा कोटे की अगर आप बात करें तो हाँ, इस बात को हम लोगों ने हमेशा कहा है कि भैया लोक जनशक्ति पार्टी का केंद्र में हम लोग का गठबंधन रहा है, और केंद्र में अगर आज की तारीख में उस गठबंधन में अगर आप लोक जनशक्ति पार्टी का स्वरूप देखें तो उस पार्टी में एक ही सांसद है और वो लोक जनशक्ति पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान है। बाकी के 5 सांसदों को पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी द्वारा निकाल दिया जा चुका है। बट हाँ, अगर कोई ऐसा फैसला अगर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा लिया जाता है जहां पर किसी दूसरे गुट को अगर वो मान्यता देती है, तो उसके बाद पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठेगी और उन लोग आगे का क्या फैसला होगा वो लिया जाएगा। और इसी मुद्दे पर नीतीश कुमार ने क्या कहा है वो भी सुन लेते हैं। किसी फॉर्मूले के बारे में तो कोई जानकारी नहीं है, लेकिन इसके बारे में जो हमने हम लोगों के पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्हीं को इन सब चीजों के लिए अधिकार है। जो कुछ भी अधिकृत वही है, बातचीत करके जो कुछ भी होना है उसी के हिसाब से होगा। इसमें कोई खास बात नहीं। 3 लेंगे या 2 लेंगे, जैसे पिछली बार इसकी कोई जानकारी मुझको नहीं है। विक्रांत, ये तो जबरदस्त झटका हो गया चिराग पासवान के लिए। पहले पशुपति नाथ पारस ने पार्टी तोड़ी और अब उन्हें जेडीयू के कोटे से मंत्री बनाए जाने की खबर है। देखिए, इसे दूसरे नजरिए से देखा जाना चाहिए, क्योंकि चिराग पासवान का ये दलील है कि वो एलजेपी के कोटे से मंत्री नहीं बन सकते, और अगर वो पशुपति कुमार पारस को मंत्री बनाया जाता है तो उन्हें निर्दलीय सांसद के तौर पर मंत्री बनाया जाए, ये वो दलील दे रहे थे। तो एलजेपी से इतर अगर वो किसी कोटे से होंगे तो चिराग पासवान ये कह करके अपने आप को संतुष्ट कर सकते हैं कि भले ही उनके चाचा मंत्री बन जाए, लेकिन वो ये कहकर संतुष्ट हो सकते हैं कि मेरी पार्टी से मैं अकेला
महिला सांसद था और एलजेपी के कोटे से वो सांसद नहीं बने। और उनके पास एक और बात कहने की होगी, क्योंकि राजनीति परसेप्शन पे चलती है, तो वो ये बात भी पूरे बिहार में प्रचारित करेंगे, जो वो लगातार ये आरोप लगाते हैं कि जेडीयू के नेताओं की भूमिका रही है उनके परिवार में, उनकी पार्टी को तुड़वाने में। हालांकि जेडीयू इस बात से सदा इनकार करता रहा है, लेकिन अगर ऐसा होता है और पशुपति कुमार पारस जेडीयू के कोटे से मंत्री बनते हैं तो चिराग पासवान इस बात को बिहार की जनता के सामने भी बोलेंगे और एक सिंपैथी गेन करने की कोशिश करेंगे। आज भी चिराग पासवान का यह कहना था कि अगर पशुपति कुमार पारस निर्दलीय सांसद के तौर पर मंत्री बनते हैं तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। उनकी आपत्ति है कि एलजेपी के कोटे से वो मंत्री ना बने। तो क्या ये मामला इसी तरीके से सुलझेगा, क्या इसमें आगे होगा? क्योंकि आप ध्यान कीजिए कि पशुपति कुमार पारस भी आज दिल्ली में है, लेकिन आज उन्होंने कोई बात नहीं की है, किसी तरीके का बयान उनका सामने नहीं आया। तो क्या मामला उनका अटका हुआ है, किस तरीके से वो मंत्री बनेंगे, क्या जेडीयू के कोटे से बनेंगे? ये सभी ऐसी चीजें हैं जिसके लिए हमें इंतजार करना होगा कि आधिकारिक लिस्ट आए, उसके बाद ही ये पुष्टि हो पाएगी कि वो मंत्री बन रहे हैं, किसके कोटे से बन रहे हैं, कैसे बन रहे हैं, ये तमाम चीजें उसके बाद साफ होंगी। ठीक है, और इसी के साथ ही जो बड़ी खबर है एक बार फिर से व्यूअर्स को बता दें, एलजेपी के सांसद पशुपति पारस को मंत्री बनाए जाने की खबर, जानकारी ये आ रही है कि जेडीयू के कोटे से वो मंत्री बनाए जा सकते हैं। और इस बीच लगातार ये कहा जा रहा था कि पशुपतिनाथ पारस मंत्री बनाए जाएंगे, उनके दिल्ली निकलने की भी खबर आ रही है और अब जेडीयू कोटे से कंफर्म हो रहा है कि उन्हें मंत्री बनाया जाएगा। और न्यूज़ 18 की वेबसाइट ने आजतक.com को पछाड़ा।